नमस्कार। आज हम उन विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और उनके जीवन को बदला है। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो की। हमारे पास इस किताब पर और इसके पीछे की जो रिसर्च है उस पर आधारित कुछ दिलचस्प सामग्री है। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ किताब की समरी देना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों से वो सबसे जरूरी बातें निकालना है जो आज भी हमारे काम आ सकती हैं। और ये सिर्फ पैसा कमाने की गाइड नहीं है जैसा लगता है। ये तो सफलता, दौलत और खुद पर महारत हासिल करने का एक पूरा नजरिया है, एक दर्शन है। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इस असरदार किताब के जो 13 सिद्धांत हैं उनकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये किताब आई थी 1937 में। अमेरिका की महामंदी का सबसे बुरा दौर था वो। सोचिए जरा, उस निराशा के माहौल में कोई उम्मीद और सफलता की बात करे, कितना क्रांतिकारी रहा होगा। हाँ, ये तो है। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, आज भी ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में गिनी जाती है। तो ये दिखाता है कि इसके जो सिद्धांत हैं वो किसी खास समय या हालात तक ही सीमित नहीं है, वो टाइमलेस है। और ये सिद्धांत कोई हवाई बातें नहीं है। नेपोलियन हिल ने, जैसा हमारे दस्तावेज बताते हैं, पूरे 25 साल लगाए थे इस पर। 25 साल? हाँ, उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन ऐसे 500 से ज्यादा उस जमाने के सबसे कामयाब लोगों से लंबी बातचीत की, उनकी जिंदगी को समझा। ये किताब उन सारी सफलताओं के निचोड़ से निकले 13 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का नतीजा है। आज हम इन्हीं पर थोड़ा बारीकी से बात करेंगे। 25 साल का शोध, ये तो वाकई सुनने में ही दमदार लगता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? पहला कदम क्या है इस रास्ते पर? शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी चीज से, लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली चीज से, इच्छा, डिजायर। स्रोत बताते हैं कि हिल इसे कोई मामूली सी चाहत या उम्मीद से कहीं ज्यादा मानते थे। ये एक धधकती हुई तेज इच्छा होनी चाहिए, एक जुनून। हाँ, जुनून। किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहना कि वो आपकी हर सोच, आपके हर काम पर हावी हो जाए। हिल के अध्ययन में शामिल लगभग हर सफल व्यक्ति में ये तीव्र इच्छा एक कॉमन चीज थी। वो सिर्फ सफलता चाहते नहीं थे, वो इसके लिए एक तरह से पागल थे। तो ये सिर्फ काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते या ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ये एक मजबूत इरादा है, एक लक्ष्य जिसे हर हाल में पाना है। बिल्कुल। लेकिन मैम, सिर्फ इच्छा करने से तो कुछ नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, विश्वास, फेथ। अपनी इच्छा पर और उसे पाने की अपनी काबिलियत पर पूरा अटूट विश्वास। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आपको पूरे दिल से ये यकीन करना होगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, पहुंच सकती हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक मजबूत मानसिक नजरिया है। हिल ने पाया कि उनके जो सब्जेक्ट्स थे वो अक्सर विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते थे। विजुअलाइजेशन मतलब मन में अपनी सफलता की तस्वीर को बार बार देखना, उसे महसूस करना जैसे वो सच हो गया हो। अच्छा, यानी अपनी कल्पना में उस सफलता को जीना। हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही सकारात्मक पुष्टि, जिसे अंग्रेजी में पॉजिटिव एफर्मेशंस कहते हैं, उसका अभ्यास करना। यानी खुद से लगातार ये कहना कि आप सफल हो रहे हैं, आप काबिल हैं। सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हिल का मानना था कि ये तकनीकें हमारे अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती हैं। और यही तीसरा सिद्धांत जुड़ता है, ऑटो सजेशन। ये एक तरह से अपने अवचेतन मन को निर्देश देने का तरीका है। तो इच्छा वो चिंगारी है, विश्वास उसे हवा देता है और आत्म सुझाव उस आग को लगातार जलाए रखने का तरीका। क्या बात है, बहुत बढ़िया कहा आपने। आत्म सुझाव वो पुल है जिसके जरिए हमारी इच्छा और हमारा विश्वास हमारे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। स्रोत बताते हैं कि हिल इसे होशपूर्वक, जानबूझकर अपने अवचेतन को प्रभावित करने का माध्यम मानते थे। रोजाना पूरी भावना के साथ अपने लक्ष्यों को दोहराना, उन्हें लिखना, उन्हें महसूस करना, ये सब आत्म सुझाव का हिस्सा है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये भावनाएं हैं जो हमारे अंदरूनी विश्वास को मजबूत करती हैं। ये तीनों सिद्धांत, इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, ये तो मन की तैयारी जैसे लगते हैं, अंदरूनी काम। लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा ना? असल दुनिया में सफलता के लिए और क्या चाहिए होता है? बिल्कुल सही सवाल। मानसिक तैयारी तो नींव है, लेकिन इमारत बनाने के लिए सामान भी तो चाहिए।
और वो समान है चौथा सिद्धांत, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल ने अपने शोध में पाया कि देखिए, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज अपनी जगह ठीक है, पर बड़ी सफलता के लिए किसी खास क्षेत्र का गहरा विशेष ज्ञान जरूरी है। अच्छा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ डिग्री ले लेना या जानकारी इकट्ठी कर लेना काफी नहीं है। उस ज्ञान को लगातार बढ़ाना, उसे व्यवस्थित करना और सबसे जरूरी उसे किसी निश्चित लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करना अहम है। जैसे एडिसन सिर्फ एक प्रतिभाशाली आविष्कारक नहीं थे, उन्हें बिजली और उसके व्यवहारिक उपयोग का गहरा विशिष्ट ज्ञान था। यानी अपने काम में माहिर बनना, मास्टर बनना, लगातार सीखते रहना। हाँ बिल्कुल, और सीखने के कई तरीके हो सकते हैं, अनुभव से, फॉर्मल एजुकेशन से, दूसरों से सीखकर, मेंटरशिप से। जरूरी है कि आप अपने चुने हुए फील्ड में एक्सपर्ट बने। और फिर इस ज्ञान को नए विचारों में बदलने के लिए आता है पांचवा सिद्धांत, कल्पना। स्रोत इसे मन की कार्यशाला कहते हैं, जहां हमारे सारे प्लान्स, सारे विचार बनते हैं। कल्पना? मुझे लगा था ये किताब ज्यादा प्रैक्टिकल होगी, थोड़ी जमीनी। अरे, हिल कल्पना को बहुत व्यवहारिक मानते थे। वो दो तरह की कल्पना की बात करते हैं। एक है सिंथेटिक कल्पना, जो पुराने आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स को नए तरीकों से जोड़ती है। ज्यादातर आविष्कार इसी से होते हैं। दूसरी है रचनात्मक कल्पना, जिससे बिल्कुल नए ओरिजिनल विचार आते हैं। ये थोड़ी इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान से जुड़ी है। हिल का मानना था कि महान नेता, कलाकार, बिजनेसमैन इसी रचनात्मक कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। ये वो शक्ति है जो मुश्किलों के अनोखे हल ढूंढती है और नए अवसर पैदा करती है। ज्ञान बिना कल्पना के अधूरा है। अच्छा, तो पहले दिमाग तैयार करो, इच्छा, विश्वास, आत्मसुझाव, फिर उसे ईंधन दो, विशिष्ट ज्ञान, और फिर उसे उड़ान भरने दो, कल्पना। सही समझा? इसके बाद क्या? इसके बाद जरूरत होती है उन उड़ानों को, उन विचारों को जमीन पर उतारने की, एक्शन की। और यहाँ आते हैं अगले 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो कर्म और निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं। छठा सिद्धांत है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। हाँ, स्रोत इसे इच्छा को ठोस कार्रवाई में बदलने का प्रैक्टिकल नक्शा, रोड मैप बताते हैं। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन तक पहुंचने का रास्ता बनाना पड़ता है। यानी एक प्रॉपर प्लान बनाना, जैसे कोई बिजनेस प्लान होता है, वैसा कुछ। हाँ बिल्कुल वैसा ही, एक साफ डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाना, उसे लिखना और सबसे जरूरी उस पर फौरन काम शुरू करना। हिल ने पाया कि कई लोग योजना बनाने में ही अटके रह जाते हैं, परफेक्शन के चक्कर में। हाँ, होता है ऐसा। वो इस बात पे जोर देते थे कि अगर आपकी पहली योजना काम ना करे तो निराश न हो, बल्कि उसे बदलें या नई योजना बनाएं। तब तक कोशिश करते रहें जब तक कोई कारगर योजना न मिल जाए। इसमें अक्सर दूसरों की मदद लेना भी शामिल होता है। ठीक है, योजना बना ली। अब कई बार लोग प्लान तो बहुत अच्छे बना लेते हैं, पर शुरू नहीं कर पाते। वो पहला कदम ही नहीं उठा पाते। बिल्कुल। और यहीं पर 7वां सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, निर्णय, डिसीजन। स्रोत बताते हैं कि हिल के अध्ययन में जितने भी सफल लोग थे, उनकी एक खास पहचान थी, वो तेजी से और पक्के तौर पर फैसले लेते थे, डेफिनेटिव डिसीजंस। तेजी से? हाँ, और एक बार फैसला लेने के बाद वो उस पर टिके रहते थे, जरूरत पड़ने पर ही उसे बदलते थे, वो भी बहुत सोच समझकर। और जो लोग सफल नहीं हो पाते, उनमें क्या देखा हिल ने? हिल ने पाया कि वो अक्सर फैसले लेने में बहुत देर करते हैं, टालम टोल करते हैं और फिर दूसरों की राय से बहुत जल्दी प्रभावित होकर अपने फैसले बदल देते हैं, इनडिसिसिव होते हैं। हिल अनिर्णय को, मतलब फैसला न कर पाने को, विफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक मानते थे। ये आत्मविश्वास की कमी और डर का संकेत है। मजबूत इच्छा शक्ति का मतलब है फैसले लेने और उन पर टिके रहने की क्षमता। ठीक है, फैसला ले लिया, प्लान पर काम शुरू कर दिया, लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, रुकावटें आएंगी, तब क्या? तब जरूरत होती है 8वें सिद्धांत की, दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता, लगे रहना। हाँ, शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी गुणों में से एक। स्रोत इसे इच्छा शक्ति और आदत का मिला जुला रूप बताते हैं। इसका मतलब है लगे रहना, जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए तब तक कोशिश करते रहना, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी निराशा हो या कितनी ही बार अस्थायी हार का सामना क्यों न करना पड़े। ये कहना आसान लगता है, पर करना बहुत मुश्किल है। बेहद मुश्किल। हिल मानते थे कि ज्यादातर लोग पहली कुछ मुश्किलों के सामने ही हार मान लेते हैं,
हथियार डाल देते हैं। लेकिन उनके अध्ययन के जो सबसे सफल व्यक्ति थे, जैसे फोर्ड या एडिसन, वो असाधारण रूप से दृढ़ थे, परसिस्टेंट थे। हाँ, एडिसन की कहानी तो मशहूर है। बिल्कुल। एडिसन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लाइट बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर हार को एक सबक मानते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। दृढ़ता असल में इच्छा शक्ति की असली परीक्षा है। ये तीनों योजना, निर्णय, दृढ़ता, ये तो काफी हद तक व्यक्ति के अपने प्रयासों पर निर्भर करते हैं, पर्सनल एफर्ट। लेकिन क्या अकेले ही सब कुछ करना होता है? यहीं पर हिल का एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली विचार आता है, नौमा सिद्धांत, मास्टरमाइंड गठबंधन। मास्टरमाइंड, ये क्या है? स्रोत इसकी परिभाषा देते हैं, 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान और प्रयास के सामंजस्यपूर्ण तालमेल से काम करते हैं, हार्मनी में। यानी टीम वर्क। टीम वर्क से कुछ ज्यादा। हिल का मानना था कि जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक साथ मिलकर बिल्कुल सद्भाव से काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है, मास्टरमाइंड। अच्छा, एक तीसरी शक्ति। जी, ये उस ग्रुप के मिली-जुली बुद्धि और एनर्जी होती है जो अकेले व्यक्ति की क्षमता से कहीं ज्यादा होती है। इसका मतलब है अपने आसपास ऐसे पॉजिटिव, काबिल और एक जैसी सोच वाले लोगों का नेटवर्क बनाना जो आपको सलाह दें, प्रेरित करें और आपकी सोच को चुनौती भी दें। कार्नेगी, फोर्ड, इन सब ने अपने आसपास मजबूत मास्टरमाइंड समूह बनाए थे। ये तो दिलचस्प है। तो सफलता सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास नहीं, सही लोगों के साथ जुड़ने का भी नाम है। अब हम शायद थोड़ा अंदरूनी शक्तियों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे अवचेतन मन, मस्तिष्क। हाँ, बिल्कुल। अगले कुछ सिद्धांत हमारी आंतरिक दुनिया और उसकी शक्तियों पर ही केंद्रित हैं। 10वां है अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। हिल इसे एक विशाल उपजाऊ खेत की तरह देखते थे। आप इसमें जो भी बीज बोएंगे, चाहे सकारात्मक विचार हो या नकारात्मक डर, वही फसल उगेगी। स्रोत इसे हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अनंत प्रज्ञा, जिसे आप ब्रह्मांडीय ज्ञान या ऊर्जा कह सकते हैं, उसके बीच का पुल बताते हैं। तो इसे कंट्रोल कैसे करें या इस्तेमाल कैसे करें? इसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं से पोषित करना होता है, सींचना होता है। खासकर विश्वास, प्रेम, आशा जैसी भावनाएं इसे मजबूत करती हैं। वहीं दूसरी तरफ डर, चिंता, शक इसे कमजोर करते हैं। ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव, जिसका हमने पहले जिक्र किया, वो इसी अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का एक तरीका है। अच्छा, वो कनेक्शन है। हाँ, हिल का मानना था कि हमारा अवचेतन मन हमारे लक्ष्यों को हकीकत बनाने में एक शक्तिशाली साथी बन सकता है, अगर हम उसे सही संदेश दें। और 11वां सिद्धांत, मस्तिष्क, द ब्रेन, ये अवचेतन मन से कैसे अलग है? देखिए, हिल मस्तिष्क को एक भौतिक अंग के रूप में देखते थे, एक फिजिकल ऑर्गन जो विचारों के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। रेडियो स्टेशन की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे रेडियो स्टेशन तरंगे भेजता और पकड़ता है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क विचारों की ऊर्जा या कंपन, वाइब्रेशंस भेजता है और ग्रहण करता है। उनका मानना था कि जब हम तीव्रता से सोचते हैं, पूरी भावना से, तो हमारे विचार एक तरह की ऊर्जा तरंगे बनकर बाहर निकलते हैं और वैसे ही विचारों या अवसरों को अपनी ओर खींच सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। ये थोड़ा रहस्यमय सा लगता है। क्या स्रोत इसे और समझाते हैं? स्रोत बताते हैं कि हिल इसे मास्टरमाइंड सिद्धांत से जोड़ते थे कि जब कई मस्तिष्क एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो उनकी मिली-जुली विचार ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। ये शायद आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या नेटवर्क इफेक्ट, उनका एक शुरुआती रूप था। मुख्य संदेश ये है कि हमारे विचार सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहते, उनका बाहरी दुनिया पर भी असर होता है। और फिर आता है 12वां सिद्धांत, जो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमय लगता है, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। ये क्या है? कोई जादू टोना? नहीं, हिल इसे जादू नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास का शिखर मानते थे, एक पीक एक्सपीरियंस। स्रोत इसे रचनात्मक कल्पना और अवचेतन मन का उच्चतम स्तर बताते हैं। ये एक तरह की सहज ज्ञान युक्त शक्ति है, इंट्यूटिव पावर, या जिसे हम अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन, गट फीलिंग। हाँ, कुछ वैसा ही। ये वो क्षमता है जिसे व्यक्ति को अचानक कोई समाधान सूझ जाता है या आने वाले अवसर या खतरे का आभास हो जाता है बिना किसी लॉजिकल कारण के।
हिल का मानना था कि ये छठी इंद्रिय तब विकसित होती है जब कोई व्यक्ति पहले 11 सिद्धांतों को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेता है और उन पर महारत हासिल कर लेता है। ये आपको अनंत प्रज्ञा से सीधे जोड़ सकती है। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक लंबी साधना, एक लंबे अभ्यास का परिणाम है। बिल्कुल, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप सीधे सीधे पा सकते हैं। ये बाकी सिद्धांतों पर मास्टरी हासिल करने का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। हमने 12 सिद्धांत देखिए, इच्छा से लेकर अंतर्ज्ञान तक का सफर, लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बाधा बाकी है रास्ते में। हाँ, 13वां सिद्धांत उसी बाधा को संबोधित करता है, भय पर काबू पाना, ओवरकमिंग फियर। स्रोत इसे सफलता और सच्ची अमीरी के रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, डर। हिल ने 6 बुनियादी भयों की पहचान की जिनसे ज्यादातर इंसान पीड़ित रहते हैं, कहीं ना कहीं। 6 तरह के डर कौन कौन से? पहला, गरीबी का डर। दूसरा, आलोचना का डर कि लोग क्या कहेंगे। तीसरा, खराब स्वास्थ्य का डर। चौथा, प्यार खोने का डर। पांचवा, बुढ़ापे का डर। और छठा, मृत्यु का डर। ये डर ये तो बहुत आम लगते हैं, लगभग हर किसी को होते होंगे। बिल्कुल। और हिल का मानना था कि ये डर हमारे अवचेतन में बहुत गहरे बैठे होते हैं और हमें पंगु बना देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं। ये हमें जोखिम लेने से रोकते हैं, नए फैसले करने से रोकते हैं, अपनी योजनाओं पर टिके रहने से रोकते हैं। जब तक हम इन भयों को पहचान कर, समझ कर, उन पर सचेत रूप से कॉन्शियसली काबू नहीं पाते, तब तक सच्ची सफलता और मन की शांति पाना बहुत मुश्किल है। डर को विश्वास, साहस और तार्किक सोच से बदलना पड़ता है। तो ये 13 सिद्धांत मिलकर एक पूरा ढांचा, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, सोचने से लेकर करने तक और अपनी अंदरूनी बाधाओं, खासकर डर को दूर करने तक। इन सब बातों से आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या निकलते हैं, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं? हाँ, कई महत्वपूर्ण सबक हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी ये कि अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। हिल की जो रिचेस की परिभाषा की वो बहुत व्यापक थी, होलिस्टिक थी। अच्छा। सच्ची अमीरी इन सबका संतुलन है। स्रोत इस होलिस्टिक अप्रोच पर बहुत जोर देते हैं। ये एक बहुत अहम बात है। आजकल भी लोग अक्सर पैसे को ही एकमात्र सफलता का पैमाना मान लेते हैं। दूसरा सबक क्या है? दूसरा बड़ा सबक जो इन सभी सिद्धांतों के मूल में है वो ये है कि हमारी बाहरी परिस्थितियां, हमारे हालात काफी हद तक हमारी अंदरूनी सोच का नतीजा होती हैं। स्रोत बार बार इस विचार को रेखांकित करते हैं कि हम अपने विचारों, अपने विश्वासों और अपने मानसिक रवैये को कंट्रोल करके अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। विचार वस्तुएं बन जाते हैं। थॉट्स आर थिंग्स, ये हिल का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। हम लगातार जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, वही हमारी वास्तविकता बनने लगती है। ये आत्म जिम्मेदारी का, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक शक्तिशाली संदेश है। यानी हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि उनके निर्माता बन सकते हैं, अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर इन सभी सिद्धांतों और सबकों को एक सूत्र में पिरोना हो तो स्रोत एक सरल सा समीकरण, एक फॉर्मूला सुझाते हैं। एक प्रबल धधकती इच्छा, डिजायर, प्लस उस इच्छा को हकीकत बनाने के लिए ठोस कर्म, एक्शन, जिसमें योजना, निर्णय और विशिष्ट ज्ञान सब शामिल है। ठीक है। प्लस रास्ते की बाधाओं के बावजूद अटूट दृढ़ता, परसिस्टेंस, लगे रहना, इज इक्वल टू सफलता, सक्सेस। इच्छा प्लस कर्म प्लस दृढ़ता इज इक्वल टू सफलता। ये 3 तत्व मिलकर सफलता लगभग तय कर सकते हैं। इच्छा, कर्म और दृढ़ता। तो नेपोलियन हिल की ये सिद्धांत, जैसा कि हमारे स्रोतों से बिल्कुल साफ है, वाकई में समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। ये सिर्फ 1937 के लिए नहीं थे, ये आज भी उतने ही प्रासंगिक और शक्तिशाली लगते हैं। बात सिर्फ इन्हें जानने की नहीं है, बल्कि इन्हें जीवन में उतारने की है, अमल करने की है। सिद्धांतों को ईमानदारी, निरंतरता और सही भावना के साथ लागू करने की जरूरत है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब हो गया। ये एक अनुशासित जीवन जीने का तरीका है, एक डिसिप्लिन है। लेकिन अगर इन्हें सही ढंग से अपनाया जाए तो परिणाम चमत्कारी हो सकते हैं। और अंत में एक पंक्ति जो शायद इन सभी विचारों का सार है और जिसे हमारे स्रोतों ने भी खास तौर पर उजागर किया है।